नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज की अपनी क्लासेस होने वाली हैं डे 42 है अपना SSC MTS GK GS की क्लासेस हैं। इससे पहले जो भी क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपकी एग्ज़ाम हैं तो ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने उनके अंदर कंप्लीट करवाए हैं। चलिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल आइकन को भी क्लिक जरूर कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अंजलि भारत जी के 0968। इस पे मेरी कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है, तो आप मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए, अगर आपकी तैयारी अच्छे से हो चुकी है अभी तक SSC MTS की, क्योंकि एग्जाम चल रही है, फर्स्ट ट्राई की, दूसरी भी आने वाली है, तो अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, इतने जो भी आज इसके अंदर शामिल किए हैं उन सारे क्वेश्चन को आप एग्जाम के तौर पे लें, मॉक टेस्ट के तौर पे लें, प्रीवियस के तौर पे लें, कैसे भी आप सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करें। जितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन जो मैं आपको कंप्लीट करवाने वाली हूं, उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपको आए नहीं आए, सारा का सारा स्कोर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। 25 जो क्वेश्चन अपन करेंगे उसमें से कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं यह आप जरूर लिख दीजिएगा। चलिए, शुरुआत करते हैं आज के अपने इस पहले प्रश्न से। भारत ने 1 रुपए के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं। नहीं, भारत के अंदर जो 1 रुपए का नोट और छोटे छोटे जो सिक्के होते हैं जारी होते हैं। पहले तो आप ये समझिए जारी क्यों किए जाते हैं। देखिए, बड़े नोट भी हैं, अभी 2000 तो बंद ही हो चुका है बेचारा, क्योंकि 30 सितंबर जो है लास्ट डेट है। बहुत सारे लेने से अभी मना कर रहे। एक न्यूज़ आई थी ना, जिसमें ये था कि एक आदमी ने क्या किया था कि 3000 का पेट्रोल डलवा लिया उसकी गाड़ी में, है ना, 3000 4000 समथिंग का। अब उसने क्या किया, 2000 के नोट निकाल के दी। तो पेट्रोल पंप वाले ने क्या किया, लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया। अब जैसे ही लेने से इनकार किया तो वो पेट्रोल पंप वाले ने क्या किया कि जो भी तेल भरा था उसकी गाड़ी में वापस रिटर्न कर लिया, मतलब निकाल लिया कि अब नोट ये नहीं चलेगा। जबकि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि नोट तो अभी 30 सितंबर तक चलेंगे, वो जमा करने की डेट है, न कि पूर्णतः उनको बंद कर दिया। चलिए, बात यहाँ पे कर रहे हैं नोट की। तो नोटों की जरूरत क्यों पड़ती है छोटे नोटों को जारी करने की? तो छोटे नोटों को जारी करने की जरूरत इस वजह से पड़ती है क्योंकि क्या है, आर्थिक सुधार आ सके, है ना। आर्थिक आपूर्ति को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, छोटे नोटों को जारी किया जाता है। बात कर रहे हैं सिक्कों को, तो सिक्कों को जारी कौन करता है, RBI जारी करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, भारत सरकार के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए छोटे नोट कौन जारी करता है, छोटे नोट, तो छोटे नोट जारी करते हैं वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। और अगर मैं आपसे पूछूं वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी होते हैं, इस पे सिग्नेचर किसका होता है, तो वित्त मंत्री के इस पे सिग्नेचर होते हैं, वित्त मंत्री के इस पे सिग्नेचर होते हैं। दूसरा, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एक प्रमुख अर्थशास्त्री जो भारत के वित्त मंत्रालय के मंत्री भी रहते हैं और क्या रहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी रहते हैं। तो कौन आ जाएंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह आ जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट है, अब इसको जारी कौन करते हैं, तो इसका आंसर भारत सरकार हो जाएगा और दूसरा आपका हो जाएगा वित्त मंत्रालय, क्योंकि क्या है, छोटे नोटों की बात हो रही है। RBI क्या है, बड़े नोटों को भी जारी करते हैं और साथ ही सिक्कों को भी ये जारी करते हैं। और अभी वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हो जाएंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ये कितने नंबर के गवर्नर बने हैं। चलिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह आपसे पूछा गया है, तो ये आ जाएगा शुक्र। क्या आ जाएगा, शुक्र। शुक्र क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। क्या है, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। अब इस शुक्र को एक और नाम से जाना जाता है, इसको क्या कहा जाता है, चमकीला तारा, चमकीला तारा। क्या कहते हैं इसको, चमकीला तारा इसको कहा जाता है। बुध क्या है, तो बुध है सूर्य के सबसे निकट। क्या है, सूर्य के सबसे निकट क्या है, सूर्य के सबसे निकट हो जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा, है ना। चलिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट है, भारत की योजना आयोग का निकाय है, भारत की योजना आयोग का निकाय है, तो इसका प्रमुख निकाय क्या हो जाएगा,
एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय के लिए, क्या है, अतिरिक्त संवैधानिक निकाय के लिए। बात करें योजना आयोग, तो योजना आयोग 2014-15 से पहले इसका नाम योजना आयोग था और अभी वर्तमान में इसको बुलाया जाता है नीति आयोग के नाम से। नीति आयोग के नाम से, किस नाम से बुलाया जाता है? नीति आयोग के नाम से बुलाया जाता है। नीति आयोग क्या कहा जाता है? नीति आयोग इसको कहा जाता है। पहले इसको कहा जाता था योजना आयोग। कब कहा जाता था? तो 1 जनवरी 2015 से पूर्व, क्या है, 1 जनवरी 2015 से पूर्व इसको कहा जाता था योजना आयोग, अब इसको कहा जाता है नीति आयोग। और हमेशा ही नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं और इसके जो CEO वगैरह होते हैं उसको नियुक्त करने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के पास में ही होता है। चलिए नेक्स्ट है अंगोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये मंदिर है कहाँ पे? ये आपसे पूछा गया है। अंगोर वाट का मंदिर तो ये आ जाएगा कंबोडिया के अंदर। कहाँ पे है? कंबोडिया के अंदर है। इस मंदिर का निर्माण करवाया था सूर्यवर्मन ने। किसने? सूर्यवर्मन ने। और ये वाला क्वेश्चन आपकी MTS की एग्जाम में लगातार 6 बार रिपीट हो चुका है, तो आप इसको IMP लगाएंगे। कंबोडिया में स्थित मंदिर कौन सा है? कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, आपका आंसर सही होना चाहिए। क्या है? कंबोडिया में है। कौन सा मंदिर? अंगोर वाट का। अंगोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन के द्वारा बनाया गया था। कहाँ के राजा थे? भारत के, दक्षिण भारत के राजा थे, है ना, दक्षिण भारत के राजा थे। आपको सारी चीजें याद रखना है। और ये क्या है? हिंदू धार्मिक के हिसाब से सबसे बड़ा स्मारक किसको माना जाता है ना? कहाँ पे है? अंगोर वाट मंदिर कंबोडिया के अंदर स्थित हो जाएगा। तमिलनाडु के अंदर श्री रंगनाथ स्वामी का मंदिर है, बड़ा फेमस है। चीन के अंदर महात्मा बुद्ध की जो है सबसे बड़ी प्रतिमा यहाँ बनाई गई है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। नेक्स्ट है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप, तो थॉमस कप आ जाएगा बैडमिंटन से संबंधित। किससे संबंधित है ये? बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। अभी बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की भी, क्योंकि इनका ऑपरेशन भी करना अपना क्या है, परम कर्तव्य होने वाला है। तो बात कर रहे हैं बैडमिंटन के बाद में क्रिकेट की। तो क्रिकेट में क्या है? रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी क्या है? रणजी ट्रॉफी इससे संबंधित है। हॉकी की अगर मैं बात करूं तो गोल्डन हॉकी, क्या है? गोल्डन हॉकी। और आगा कब किससे संबंधित है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वॉलीबॉल का भी आप मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि इनके कब किससे क्या संबंधित है सभी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट है भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः करता है। लौह अयस्क, आयात और निर्यात दोनों प्रकार से दो चीजें होती हैं। आयात यानी किसी भी चीज को मंगवाना है अपने भारत के अंदर। निर्यात करना यानी कि जिस वस्तु का बड़े उत्पादन में, बड़े पैमाने से क्या है, उत्पादन किया जा रहा है भारत के अंदर, तो वो सारी चीजें कहाँ पे हैं? विदेशों के अंदर भिजवाना। तो दोनों ही चीजें हैं। यहाँ पे बात हो रही है निर्यात की, कि भेजना, है ना। आयात यानी मंगवाना। तो अपने यहाँ से लौह अयस्क सबसे ज़्यादा कौन से देश में भेजा जाता है? तो ये भेजा जाता है जापान के अंदर। अभी अगर यहाँ से एक और क्वेश्चन बने अमेरिका से संबंधित, तो सबसे ज़्यादा व्यापार, है ना, किसके साथ हुआ है अभी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? तो आपके आंसर जो हैं वो चीन के अंदर नहीं आने चाहिए, अमेरिका के इसमें आने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग चाइना की वस्तु ही इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए ना, उठने से लेके देर रात तक सोने तक दैनिक क्रिया में जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं वो लगभग चाइना की ही देन है ना, चाइना वाली ही चीज़ें हैं। पर यहाँ पे बात हो रही है अमेरिका, और इसके साथ में अभी तक का व्यापार अच्छा साझा हुआ है अभी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता हैं। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है ये आपसे पूछा गया है। तो गीत गोविंद कौन लिखते हैं? जयदेव। कौन लिखते हैं? जयदेव, ये लिखते हैं गीत गोविंद। बाण भट्ट की अगर मैं बात करूं तो ये लिखते हैं हर्षचरित। और हर्षचरित के ही दरबारी कवि थे। तो इन्हीं के जीवन काल पे ये क्या है, पुस्तक लिख देते हैं हर्षचरित, जिसको नाम देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की अगर मैं बात करूं तो ये लिखते हैं पतंजलि, गीतांजलि, दोनों ही है ना। तो गीतांजलि प्रमुख है इनकी, गीतांजलि। तो गीतांजलि, पतंजलि तो शायद पाणिनि लिखते हैं ना, हाँ सॉरी, गीतांजलि की यहाँ पे बात हो रही है। गीतांजलि ये लिखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। क्या लिखते हैं? गीतांजलि लिखते हैं। और मुंशी प्रेमचंद की अगर मैं बात करूँ तो ये लिखते हैं गोदान उपन्यास।
उपन्यास, और इसके साथ साथ में और क्या लिखते हैं, इसके साथ में लिखते हैं ईदगाह। ईदगाह सुना होगा ना, छोटा सा बच्चा मेले में जाता है, उसकी दादी पैसे देती है, आने देती हैं, 1 आना 2 आना, आने ही चलते थे पहले, आना देती हैं, तो वो क्या करता है, उसके दोस्त वगैरह रहते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है, कोई गुड़िया खरीदता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, और वो जो भी पैसे उसके हाथ में होते हैं वो क्या करता है, अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। स्टोरी पढ़ी होगी ना आपने ईदगाह, तो चिमटा लेके आ जाता है, फिर उसकी दादी रोते हुए पूछती है, जब तेरे को पैसे दिए थे खाने पीने के लिए और इसके अलावा कुछ भी खरीदने के लिए, तो तू चिमटा लेके आ गया। तो वो बताता है ना फिर कि आपके खाना बनाते समय आपके हाथ जल जाते हैं, इस वजह से मैं क्या है चिमटा खरीद के लेके आ गया हूँ। तो वो सारी चीज़ों की सारांश इसमें आपको देखने को मिलेंगे ईदगाह के अंदर। और लिखा किसने है, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है, बहुत बड़े उपन्यासकार भी है ये। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को अपनाया गया है। ये आपके वही क्वेश्चन है अभी एनालिसिस के तौर पे जो चल रहे हैं, इसके साथ साथ में ओल्ड पेपर के क्वेश्चन भी मैंने इसमें शामिल किए हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया है, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1950 को, है ना, 26 नवंबर 1950 को। और 26 जनवरी की अगर मैं बात करूँ ना, 26 जनवरी, तो इस दिन क्या है, लागू हो चुका था, लागू हो चुका था, लागू हो चुका था, क्योंकि 1950 तो सेम डेट है, बाकी 26 नवंबर जो है इस दिन क्या है, संविधान को अपनाया गया था और पूर्णतः उसको लागू कर दिया गया था 26 जनवरी के दिन। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है गोल्डन हैंडशेक योजना का संबंध किससे है। गोल्डन हैंडशेक, गोल्डन हैंडशेक क्या है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। क्या है ये, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में क्या है, जैसे आपको कोई भी कार्य दिया गया है कि इतने कार्य तक, इतने समय तक आपको कार्य करना है, उसके बाद में क्या है, आप स्वेच्छा से ही सेवानिवृत्ति ले सकते हैं, यानी कि रिटायर हो सकते हैं। तो जैसे ही वो होते हैं तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है गोल्डन हैंडशेक योजना के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां। देखिए मैंने इसमें था या है कुछ भी नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि ये थे और है दोनों ही क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे गलत करके आ जाएंगे। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां थी अगर आता है ना, तो कितनी आ जाएगी, तो 8 अनुसूची थी। और अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आ जाएगी 12। देखिए पहले 395 के अकॉर्डिंग, यहाँ 470 के अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पे बात करें 25 भाग थे, तो यहाँ पे आ जाएंगे 24 भाग, है ना। ये तो पूरा है 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 24 भाग आ जाएंगे। 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग आ जाएंगे। तो ये पुराने समय में थे, यानी कि संविधान के निर्माण के समय में, और अभी ये वर्तमान में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कुल अनुसूचियाँ थी, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए अनुसूचियाँ हैं, तो इसका आंसर 12 हो जाएगा। तो दोनों ही क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है ब्याज दर नीति किसका अंग है। ब्याज दर नीति, तो ब्याज दर नीति अंग हो जाएगा मुद्रा निधि का, है ना। ब्याज से अगर कोई भी राशि देते हो तो एंड में क्या है, मुद्रा ही प्राप्त होती है, और ये सारी चीजें आती है वित्त राजकोषीय के अंदर, है ना। वित्त राजकोषीय या फिर आप बोलो वित्त मंत्रालय के अंदर, दोनों ही चीजें एक है। नेक्स्ट है आर्गुमेंटेटिव। आर्गुमेंटेटिव है ये, मेंटेटिव। आर्गुमेंटेटिव इंडियन नामक पुस्तक के लेखक हैं, है ना। इसके लेखक आपसे पूछा गया है, आर्गुमेंटेटिव इंडियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक आ जाएंगे प्रोफेसर अमर्त्य सेन, है ना। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है ये इसके क्या है, राइटर आ जाएंगे। और ये क्या थे, अर्थशास्त्री भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, है ना, अर्थशास्त्री भी ये थे। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ सरोजनी नायडू, तो ये क्या लिखती हैं, द विलेज सॉन्ग। क्या लिखती हैं, द विलेज सॉन्ग। विलेज सॉन्ग, द विलेज सॉन्ग जो है इनकी पुस्तक है। और एक और क्या है, हैदराबाद मार्केट, हैदराबाद बाजार करके है, वो भी इन्हीं की पुस्तक का नाम है। के.एम. भट्टाचार्य की पुस्तक का नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर मैं बात करूं तो डिवाइडेशन ऑफ इंडिया, डिवाइडेशन ऑफ इंडिया, या फिर अगर लिखा हुआ मिले डिवाइडेड इंडिया, तो दोनों ही एक ही चीज है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे। प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित कब हुए थे, 1776 ईस्वी, ईसा पूर्व, है ना। ईसा पूर्व के अंदर क्या है, ओलंपिक खेल आयोजित हुए हैं। अगर मैं बात करूं खेले गए थे यूनान के अंदर 1895 ईस्वी में,
1896 ईस्वी में क्या है, यूनान के अंदर पहली बार आयोजित किया गया था। पहली बार क्या हुआ था, आयोजित किया गया था। पूछा जाएगा प्रथम बार कब आयोजित किया गया था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत ने पहली बार कब भाग लिया था ओलंपिक खेल के अंदर। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार के क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है, तो ये दिया जाता है कोच से संबंधित। अगर कोच नहीं लिखा हुआ है तो प्रशिक्षण से संबंधित, प्रशिक्षण से संबंधित। दूसरा आ जाएगा ट्रेनर से संबंधित, और तीसरा आ जाएगा खेलकूद से संबंधित, खेलकूद से संबंधित। तो इन सारे ऑप्शन में से कुछ भी आ जाए तो इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में सभी बार क्या है, इसको घुमा घुमा के पूछा गया है। कोच से संबंधित आ जाएगा, प्रशिक्षण से संबंधित, ट्रेनर से संबंधित और खेलकूद से संबंधित। सभी के सभी राइट आंसर हैं, तो आप सारे के सारे आंसर याद करके चलिएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार ही क्यों दिया जाता है ट्रेनर को, क्योंकि क्या है, उनको गुरु माना जाता है। और ये सारी चीजें ली गई है महाभारत काल से, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है ना, खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ऐसे तो राजीव गांधी खेल रत्न था, उसका नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, पर ये पुरस्कार भी तो बड़े ही है ना, ये कोई छोटे पुरस्कार थोड़ी है, इनको प्राप्त करने में भी पसीना आ जाता है। तो बात वही हो रही है, कोच के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और फिर एक और पुरस्कार आता है अर्जुन पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य गुरु थे और अर्जुन क्या था, उनका शिष्य था। तो ये महाभारत से ली हुई चीजें है ना, तो ऐसे आप याद रखिएगा, है ना। खिलाड़ियों से संबंधित तो आ जाएगा अर्जुन पुरस्कार, और दूसरा आ जाएगा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है 44 वर्ष के अंतराल के बाद भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार जिस स्थल से शुरू हुआ उसका नाम है, पहली बार है ना। ये देखो 44 वर्ष के अंतराल में भारत चीन के बीच में फिर से व्यापार शुरू हो गया है, और वो स्थान कौन सा है जहां से पहली बार क्या है, व्यापार की शुरुआत की गई है, तो वो आ जाएगा नाथुला। क्या है, ये दर्रा है प्रमुख, है ना। और दर्रा किसको कहते हैं समझा चुकी हूँ मैं आपको काफी समय। ये दो पहाड़ियां हैं, इनके बीच में जो रास्ता है इसको क्या कहा जाता है, दर्रा, है ना। पहाड़ी के ऊपर जो चढ़ने का जो रास्ता है ये बना रखा है, जैसे, है ना, ऐसे चल के आप जा रहे हो, तो ये इसी को क्या कहोगे आप, दर्रा ही कहोगे ना। दो पहाड़ियों के बीच में बना हुआ रास्ता है, उसको क्या कहा जाता है, दर्रा उसको कहा जाता है। तो नाथुला दर्रा ये पढ़ा था ना, जलेबला दर्रा, बोमडिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, सभी दर्रे कंप्लीट करवा चुकी हूँ मैं। ये दर्रा है कहाँ पे है, सिक्किम के अंदर है। कहाँ पे है, सिक्किम के अंदर है। काराकोरम दर्रा कहाँ पे है, लद्दाख के अंदर है। कहाँ पे है, लद्दाख के अंदर है। तिब्बती एरिया चाइना के कब्जे में है। बोमडिला की अगर मैं बात करूँ तो यह है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़े, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाथुला दर्रा हो जाएगा। नेक्स्ट है अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहा जाता है, तो इन नदियों के संगम को कहा जाता है रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, गंगोत्री प्रयाग और प्रयागराज, है ना। तो क्या कहा जाता है इसको, तो इसको कहा जाता है देवप्रयाग। देखिए जब मैंने आपको नदी अपवाह तंत्र कंप्लीट करवाए थे तो मैंने आपको प्रमुख 5 प्रयाग याद करवाए थे, आपको याद है या नहीं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नदियों से संबंधित वीडियो देखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें याद करने के लिए फुल डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले प्रयाग की मैं बात करूं तो आ जाएगा विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। दूसरे प्रयाग की मैं बात करूं तो कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। तीसरे प्रयाग की मैं बात करूं तो देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। और 5वां क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। अब यहाँ पे बात हो रही है नदियों का संगम। देखिए जितने भी प्रयाग यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे के सारे प्रयाग पे किसी न किसी नदियों का क्या है, संगम हो रहा है। बात कर रहे हैं अलकनंदा और भागीरथी नदी का, तो देव प्रयाग के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, देव प्रयाग में होता है भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा। देखिए याद करने की आसान ट्रिक से अगर मैं याद करवाऊँ ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। सभी जितने भी प्रयाग हैं सब में आप पहले आगे कौन सी नदी लिखेंगे, अलकनंदा, अलकनंदा। सभी जगह है ना अलकनंदा, फिर है अलकनंदा, अलकनंदा,
फिर है अलकनंदा। अलकनंदा है ना, एक तो अपन कंप्लीट कर चुके हैं, चारों देखना है। अभी विष्णु प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा के साथ में संगम होता है धौली गंगा का। किसका होता है? धौली गंगा, धौली गंगा का। कर्ण प्रयाग की अगर मैं बात करूं, अलकनंदा के साथ में संगम होता है पिंडार नदी का। किसका होता है? पिंडार नदी का। रुद्रप्रयाग की अगर मैं बात करूं, अलकनंदा के साथ में रुद्रप्रयाग, और इसका होता है इसके साथ में होता है मंदाकिनी का, मंदाकिनी, मंदाकिनी। और अगर मैं बात करूं नंद प्रयाग की अलकनंदा के साथ में, तो नंदाकिनी, नंदाकिनी है ना। आगे बढ़े तो ये हो चुके हैं अपने, है ना। नेक्स्ट है केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से का निर्णय करता है। केंद्रीय करों में राज्यों का निर्णय कौन करता है? तो ये किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? क्योंकि करों की यहाँ पे बात हो रही है, जहां कहीं पैसों की बात हो तो वित्त आयोग को आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ये क्या बोलते थे? अहिंसा परमो धर्म, कभी भी क्या है झूठ नहीं बोलते थे, है ना। इनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि ये कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। तो सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग किसकी हो जाएगी? महात्मा गांधी की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मैं बात करूँ तो इनकी बहुत सारी पुस्तकें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, सरोजनी नायडू की भी पढ़ा चुकी हूँ। इससे पहले अगर आपने वीडियो देखे हैं तो तीनों के तीनों की पुस्तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय आपसे पूछा गया है तो इसका मुख्यालय आ जाएगा जेनेवा के अंदर, है ना। जेनेवा, जेनेवा है कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड के अंदर आता है। और बात कर रहे हैं स्वास्थ्य संगठन की, है ना। WHO का मुख्यालय यहाँ पे है और विश्व व्यापार का भी मुख्यालय यहीं पे है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो भी यही हो जाएगा। फ्रांस के अंदर क्या है? यूनेस्को का मुख्यालय है, यूनेस्को का। UAE की अगर मैं बात करूं तो ICC का मुख्यालय यहाँ पे है। इंडियन काउंसिलिंग क्रिकेट, है ना, क्रिकेट काउंसिलिंग, इंडियन क्रिकेट काउंसिलिंग का भी मुख्यालय कहाँ पे है? UAE के अंदर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है किस आधार पर राज्यसभा में राज्य की प्रतिनिधित्व किया गया है? कौन से आधार पे क्या है? राज्यसभा से जो चुनाव लड़के आते हैं उनका चुनाव निर्वाचन किया जाता है। तो ये किया जाता है जनसंख्या के आधार पे। देखिए थोड़ी सी जनसंख्या है तो वो कस्बा होगा, फिर बढ़ेगी तो गांव होगा, फिर बढ़ेगा तो नगर होगा, फिर शहर होगा, तो वो चीज़ें चलेगी, है ना। नगर पालिका, नगर परिषद, फिर जिला वगैरह, फिर जिले के बाद वो सारी चीज़ें चलती जाएगी। तो उसमें क्या है, फिर राज्यसभा की बात आने तक क्या है, जनसंख्या के आधार पर सारी चीज़ें क्या है तय की जाएगी। और सबसे अधिक सीटें कहाँ से आती हैं? तो ये आती हैं उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से आती है ना। कितनी सीटें हैं यहाँ से? लगभग 36 तो इसके अंदर हैं और 70+ सीटें किसके अंदर हैं? लोकसभा राज्यसभा दोनों की सीटें यहाँ से ज़्यादा आती हैं। चलिए आगे बढ़े। है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? देखिए हटाने में तो कोई भी इनको नहीं हटा सकता है, पर यहाँ पे बात हो रही है कैसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा इसको हटाया जा सकता है, पर वह संसद में क्या है आयोग पास करना पड़ता है ना। जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या किया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है, उसी प्रकार बहुत मुश्किल होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए। 2/3 क्या है बहुमत चाहिए होता है उसके अंदर, और फिर इनको कहीं जाके हटा दिया जाता है। हटाते कौन है? राष्ट्रपति जी हटाते हैं, पर दोनों के दोनों संसद का भी इसके अंदर सपोर्ट होना चाहिए। और वो किस स्थिति में हटाया जाता है? अगर उन्होंने कोई भी बड़ा अपराध किया है, जघन्य अपराध अगर उन्होंने कर दिया है, कानून की कार्यवाही जो हो रही है उसके अंदर, यानी संविधान के अंदर ही है ना सारी चीज़ें। कोई भी भारत का नागरिक है तो उसको संविधान की जो चीज़ें लिखी हुई है उसके अंदर ही चलना है, बाहर तो वो चल नहीं सकता। तो वो सारी चीज़ें होने पे ही क्या है उसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो भारतीय संविधान में किया गया समवर्ती सूची में, 7वीं सूची के अंदर ये आते हैं। 7वीं सूची समवर्ती सूची में सारी चीज़ें लिखी गई है, सॉरी ये प्रस्तावना में लिखी गई है ना, प्रस्तावना। और प्रस्तावना की जगह उद्देशिका लिखा हुआ मिले ना, उद्देशिका, तो भी कंफ्यूज मत होइएगा, तो उद्देशिका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है ताशकंद शहर स्थित है। ताशकंद शहर कहाँ पे स्थित है? तो ये आ जाएगा उज्बेकिस्तान में। कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में स्थित है ताशकंद शहर, है ना।
और ताशकंद समझौता करने अपने यहाँ के प्रधानमंत्री गए थे। ताशकंद समझौता आप सभी ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। यहाँ के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं पीएम लाल बहादुर शास्त्री, है ना, लाल बहादुर शास्त्री, ये जाते हैं समझौता करने के लिए, ताशकंद समझौता। पाक आता है उस साइड से और इस साइड से कौन आते हैं, भारत के पीएम आते हैं। और ये क्यों होता है समझौता, 1965 में जो युद्ध होता है भारत पाक का, उस वजह से क्या है ये समझौता करने के लिए जाते हैं, पहुंच जाते हैं ताशकंद शहर के अंदर। और वहाँ पे क्या होता है ना, वापस आ नहीं पाते वो जीवित, वहाँ पे क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उस चीज़ का क्या है, अभी भी रहस्य बना हुआ है। इनकी पत्नी ने आरोप लगाया था कि इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि उनको हार्ट अटैक आया है, पर उनकी जो बॉडी थी ना, उनका जो पार्थिव शरीर था वो पूर्णतः क्या है, नीले रंग का पड़ चुका था, है ना। तो नीले रंग का होने की वजह से क्या है, संदेह तो बनता है, क्योंकि हुआ क्या था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी जारी नहीं हुई। वो आज भी उनकी जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, केस वगैरह हुआ है, प्रधानमंत्री आवास के अंदर पड़ी हुई है वो सारी चीज़ें। तो इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो रहस्य बनकर रह गई है। प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हुए थे, क्योंकि उनके बारे में मैंने खुद ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, एक पूरी पुस्तक पढ़ी है उनके बारे में मैंने, जिसके अंदर उन्होंने बताया गया था कि अगर वो कुछ भी करते थे ना, जैसे सरकार की साइड से उनको गाड़ी दी गई है तो वो सिर्फ उस गाड़ी को सरकारी कामों में ही यूज़ करेंगे, ना कि अपने पर्सनल कामों में। एक बार उनके बेटे ने भी वो गाड़ी चला दी थी तो उन्होंने पैसा भर दिया। जैसे उन्होंने गाड़ी चलाई थी 77 किलोमीटर, तो जितना किलोमीटर उन्होंने गाड़ी चलाई थी उसका पे भी उन्होंने अपनी जो भी सैलरी थी उससे कर दिया। और खुद इतना फ़ायदा कभी नहीं उठाया कि फैमिली को अगर कहीं घुमाने के लिए लेके गए हैं तो मतलब वो सोच ले कि यार ठीक है मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरे से कौन पैसे लेगा अगर मैं कुछ भी खरीदता हूँ, तो नहीं, ऐसा भी नहीं होता था। अगर वो गन्ने का जूस पीने के लिए भी कहीं भी रुके ना तो उसको भी वो पेमेंट करके आते थे। तो मतलब बहुत सादा जीवन उन्होंने जिया है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के भी अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी थी कि वो कभी भी इस चीज़ का अहंकार ना करे कि हमारे पिता क्या है, प्रधानमंत्री है। तो बहुत ही सादा जीवन उनका था, बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री थे। और उनके बारे में अभी भी कुछ चीज़ें ही जानने को मिलती हैं, बाकी सारी चीज़ें क्या है, रहस्य बन के ही रह गई कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। कहा जाता है बटलर के ऊपर भी आरोप लगे थे, है ना, सारी चीज़ें हैं इनके बारे में। अगर आप चाहते हो तो मैं एक पूरा वीडियो लेके आऊँगी जिसके अंदर मैं लाल बहादुर शास्त्री के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी चीज़ें समझाऊंगी। चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाइएगा। चलिए आगे बढ़े। बाली मेला परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो बाली मेला परियोजना है ओडिशा के अंदर। कहाँ पे है, ओडिशा के अंदर ये स्थित है। सारी परियोजना भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। पूर्वी रियासत नाहन अब किस राज्य का अंग है, देखिए अभी हो चुके हैं हमने 25 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आपके अभी तक सही हुए हैं 25 में से, ईमानदारी से कमेंट में लिखिएगा। देखिए मेरे को आप बोल दो कि 25 में से 25 सही हैं, पर आपकी आत्मा जानती है कि कितने सही हुए हैं, तो जो एग्जैक्ट है वही चीजें लिखें। पूर्वी रियासत नाहन अब किस राज्य का अंग है, तो ये एचपी का अंग हो जाएगा, एचपी का, हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। चलिए हो चुका है अपने सेशन का एंड। अगर आज की क्लासेस आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हैं तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। अगर आपकी आने वाले टाइम में एसएससी एमटीएस के एग्जाम हैं तो मेरे कुछ टाइम बाद मेरी लाइव क्लासेस आने वाली हैं, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो भारत जीके में आपका कंप्लीट करवा पाऊँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।